इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एक्चुअली है क्या, इस बारे में सुनिए। देखो एक्चुअली में हमारे सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, बट उनमें से कुछ सेल ऑर्गेनेल आपस में इतने अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, उनमें से कुछ सेल ऑर्गेनेल आपस में इतने अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं कि उन सब को हम लोग एक साथ स्टडी करते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के नाम से, क्योंकि एक का बात करना बिना किसी दूसरे के अधूरा ही रह जाएगा। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में पहले तो कौन कौन से आते Sir, हैं can ऑर्गेनेल। you repeat? ओके, लेट मी राइट इट फर्स्ट। इट इज अ group of highly coordinated cell organelles, highly coordinated cell organelles। ठीक है, इट इंक्लूड्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आता है। पहला ईआर, ईआर मतलब Endoplasmic reticulum. वेरी गुड। नेक्स्ट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। Apparatus. थर्ड इज लाइसोसोम, लाइसोसोम, एंड द लास्ट इज vacuoles, last is vacuoles। These are the only 4 types of cell organelle which are highly coordinated in their function, highly coordinated in their function। Next, the function of other organelles are not coordinated with these 4, so all the other cell organelles do not make, do not are part of endomembrane system। ओके ना, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में सिर्फ ये 4 ही आते हैं, बाकी नहीं आते। इनका सबसे बड़ा कारण ये है कि बाकी सबका जो भी फंक्शन होता है इट इज नॉट कोऑर्डिनेटेड विथ ईच अदर, और इसीलिए उनको हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में डायरेक्टली पार्ट नहीं देते, डायरेक्टली जगह नहीं देते। ठीक है, सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर हम लोग बात करें तो लेट मी शो यू अ डायग्राम फर्स्ट ऑफ अ सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll be dealing with the diagram of a cell, next we'll be dealing with some other all the other organelles which are coordinated in it। let me first show you endoplasmic reticulum। This is a 3D diagram of it। आपको ये डायग्राम दिख रहा है अपने स्क्रीन पे, आपको ये डायग्राम दिख रहा है? देख पा रहे हो सब लोग, बोलो। यस सर। अगर ध्यान से तुम देखो, अभी हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन से 4 ऑर्गेनेल का बात किए? Endoplasmic reticulum. गोल्गी apparatus, ठीक है, और लाइसोसोम और वैक्यूल्स। वैक्यूल्स। ठीक है, सबसे पहले देखो ये न्यूक्लियस देख पा रहे हो, न्यूक्लियस के ठीक बगल में कौन सा है? सराउंडिंग द न्यूक्लियस इज दिस स्ट्रक्चर, क्या नाम है इसका? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके जस्ट बगल में देखो कौन सा है, ये कौन सा स्ट्रक्चर? गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी। पे सर एक बार फिर से दिखाइए। थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली दिखे। दिख रहा सबको अभी? यस। हाँ देखो ध्यान से, ये देखो ये आपको दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों। उसके जस्ट बगल में देखो गोल्गी बॉडी यहाँ लिखा हुआ है, गोल्गी बॉडी, और उसके जस्ट बगल में देखो लाइसोसोम दिख रहा है।
ठीक है। अब रहा बात वैक्यूल, तो याद रखिए वैक्यूल एनिमल सेल में ना के बराबर होता है, इसलिए अभी आपको यहाँ वैक्यूल नहीं दिख रहा। अगर ये प्लांट सेल होता तो आपको यहाँ वैक्यूल भी दिखता। ठीक है, दिक्कत है। ठीक है। सर। अच्छा एक बात और याद रखो, ध्यान से देखो, राइबोसोम कुछ फ्री भी है, देख रहे हो, फ्री राइबोसोम। उसके अलावा आप सब जानते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें राइबोसोम्स होता है। देखो दिख भी रहा है उसके ऊपर राइबोसोम। राइबोसोम होता है। तो ये जो दो राइबोसोम है ना, दोनों में डिफरेंस है। अभी हमने बात करा था प्रोकैरियोटिक सेल, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं, 70s या 80s? कौन से टाइप के होते हैं वो? सर क्या? प्रोकैरियोटिक सेल एक में बार जो फिर से। राइबोसोम्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, 70s टाइप के 80s? 70s 70s। ओके, 70s टाइप किस दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है? 50 और 30 50 और 30, वेरी गुड। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि वहां पे जो राइबोसोम था जो कि हमारा उसमें था प्रोकैरियोट में, सेम वही वाला राइबोसोम यूकैरियोट में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। जबकि ये जो फ्री हमने पढ़ा ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कुछ फ्री भी होते हैं, पढ़े थे ना, फ्री साइट राइबोसोम जो कि साइटोप्लाज्म में था। ये फ्री राइबोसोम यूकैरियोट्स में 80s टाइप के होते हैं। मतलब ये कि यूकैरियोट्स में दोनों तरह के राइबोसोम होते हैं। The ribosomes which are associated with any other cell organelle, either it is mitochondria or it is the endoplasmic reticulum surrounding the nucleus, it will be of 70s type. While when the same ribosome is found freely in the cytoplasm, it will be of 80s type. 70s type is further made up of two subunits known as 50s and 30s, while 80s is made up of other two subunits known as 60s and 40s. ठीक है, कोई दिक्कत? समझे नहीं समझे? इंग्लिश ओवरफ्लो नहीं हो गया ना? 50 और 30 इंग्लिश ओवरफ्लो नहीं हुआ ना किसी के लिए? हिंदी में बोलना सर एक पड़ेगा। बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। ठीक है, हम ये बोल रहे थे कि सर सुने नहीं थे, एक बार फिर से अच्छा एक्सप्लेन कीजिए ना। ठीक है, हम ये बोल रहे थे कि जो भी सेल होता है उसमें दो तरह के राइबोसोम होते हैं, खासकर यूकैरियोटिक सेल में बात करें तो। यूकैरियोटिक सेल में एक राइबोसोम जो फ्रीली प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में, ये होगा 80s टाइप का। ठीक है, और वैसा राइबोसोम जो आइदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के साथ एसोसिएटेड होके होगा, या फिर प्लास्टिड के साथ, प्लांट सेल में बात करें तो उसके साथ अगर होगा राइबोसोम तो वो 70s टाइप होगा। ठीक है, मतलब ये कि यूकैरियोटिक सेल में दो तरह का, अगर राइबोसोम किसी और सेल ऑर्गेनेल के साथ अटैच है तो वो 70s टाइप का होगा, अगर राइबोसोम फ्री है तो वो 80s टाइप का होगा। 70s टाइप वापस से दो सब यूनिट से बना हुआ है मिलकर, एक है 30s और एक है 50s। 80s टाइप भी दो सब यूनिट से मिलकर बना है, एक है 40s और दूसरा है 60s। अभी ठीक है? सर ये जो आप 70s और 80s वाला राइबोसोम बताएं, ये आप क्या पिछले लेक्चर में बताए हैं? शायद बताए हैं, नहीं भी बताएं तो दोबारा बताएंगे। अभी राइबोसोम को जब एक हेडिंग के फॉर्म में दोबारा पढ़ेंगे तो बताएंगे। ऐसे हमको जो याद आ रहा है, हम आप लोग को बताए हैं, जब प्रोकैरियोटिक सेल बता रहे थे तो बताए थे कि वहाँ 70s का राइबोसोम होता है, और बताए थे कि वो 50 और 30 मिलकर बना होता है। ऐड करने पे तो 80 आ रहा है, लेकिन वो होता है 70। हाँ सर बताए। बताएं। खैर चलिए, अभी हमारा पहला हेडिंग होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा कल से कल ही मंडे है ना? हाँ, कल से केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। जिन लोगों को भी क्लास करना है केमिस्ट्री का, आप लोग वो दानी सर करा रहे सर। हाँ, हमको एक बार मैसेज कर दीजिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो मेरे साथ ही आ जाएं, मतलब आप एक बार आइएगा तो दोनों को इसे पढ़ के जाइएगा। श्योर सक्सेस में ही वो आ जाए तो और अच्छा रहेगा। हम बात कर रहे थे आज, तो आज कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, चांसेस आर देयर कि होगा, क्योंकि कल परसों से 12th स्टार्ट करा रहे हैं तो 11th भी होगा ही। ठीक है, सर वो 11th का बैच शुरू तो कर दिए हैं क्या? शुरू किए नहीं है, करेंगे कल से। हाँ। जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है आप लोग हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम उनका नंबर आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखिए इसके बारे में। इट इज मेड अप ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इट इज
मेड अप ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस सिस्टर्नी। अब ये सिस्टर्नी टेंशन दे रहा है ना, सिस्टर्नी टेंशन दे रहा है। सिस्टर्न सर सुने हैं। सुने, सिस्टम सर उसका जो कोड है उसको एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्नी इमेज, हम आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आपको ये स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। आपको अभी जो दिख रहा है ये एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है, जैसा यस कि आपको सिस्टर्नल। यहाँ देख पा रहे होगे। देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरह का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। देखो एक है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देख पा रहे हो, इस पे कोई राइबोसोम नहीं है, क्योंकि राइबोसोम उस पे अटैच नहीं है तो बिल्कुल एकदम स्मूथ दिख रहा है, उसको बोले एसईआर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जिस पे राइबोसोम अटैच्ड है उसको क्या बोले? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो उसके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड है, देख पा रहे हो? ठीक है। अब अगर तुम और अच्छे से समझोगे तो यहाँ पे जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम बोल रहा हूँ, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये जो एससीआर या आरईआर है, ये फोल्ड्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। फोल्ड जैसे पेपर कैसे अगर कभी साड़ी देखे हो पहनते हुए तो देखोगे साड़ी जब पहना जाता है तो उसको ऐसे उंगली में फंसा के, या धोती भी ऐसे ऐसे करके लपेटते हैं, एक के ऊपर एक फोल्डिंग के फॉर्म में। ये कुछ वैसे ही फोल्डिंग के फॉर्म में, देख रहे हो? देख रहे हो? इन्हीं फोल्डिंग्स के बीच के स्पेस को सिस्टर्नल स्पेस, और इन्हीं फोल्डिंग्स को सिस्टर्नी बोल रहे हैं। ठीक है, इन फोल्डिंग्स को सिस्टर्नी बोल रहे हैं, और इस फोल्डिंग के बीच का जो स्पेस है इसको सिस्टर्नल स्पेस बोल रहे हैं। एक और बात ध्यान से देखो, इस डायग्राम में बहुत अच्छा चीज दिख रहा है कि ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देखो वो न्यूक्लियर इन्वेलप से एकदम सटा हुआ है। इट इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक तो बोलो? नो सर। सबको समझ में आ गया? चलिए, अभी समझ में आ ही गया तो वापस आते हैं वहीं पे। तो मेड अप ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस सिस्टर्नी, इसका मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट, इट इज वेल डेवलप्ड। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। जाहिर सा बात है, जो सेल जितना ज्यादा डेवलप्ड होगा, जो जितना मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, उसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा डेवलप्ड होगा। तो लिखेंगे इट इज वेल डेवलप्ड in metabolically active cells। सर सिर्फ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ना प्रोटीन ये होता है हाँ क्योंकि इसमें हाँ हाँ, राइबोसोम्स होते हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स या फैट ये सब बनाने में भी मदद करता है। पढ़ेंगे अभी, रुको ना 2 मिनट। इट इज वेल डेवलप्ड इन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। इट इज वेल डेवलप्ड इन मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स like liver and pancreas, like liver and pancreas। अगला पॉइंट, it also helps in storage। अच्छा, एक पॉइंट जो 12th में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस उसका एक हिंट ले रहे हैं क्योंकि वो इसी से जो समझो रिलेटेड है। स्पर्म जो होता है ना, अगर आप स्पर्म का डायग्राम पढ़ लीजिएगा 12th में जो पढ़ना डिटेल में, तो कुछ ऐसा होता है स्पर्म। यहाँ पे भी होता है कुछ मिडिल पीस तरह का। तो स्पर्म का यहाँ पे एक हेड होता है, हेड, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं। स्पर्म लाइसिन होता है मेनली, स्पर्म लाइसिन 12th में पढ़ना है। ये स्पर्म लाइसिन, देखो जाहिर सी बात है, स्पर्म को कहाँ इंटर करना है? एग के अंदर, है ना? तो स्पर्म को एग के अंदर जाने के लिए एग के मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना होगा ना, डिसॉल्व करेगा, ओपन करेगा, तभी तो ये स्पर्म इंटर करेगा। और एक और बात याद रखिएगा, स्पर्म पूरा पूरा इंटर नहीं करता, हम आपको सिर्फ बताए थे 10th में क्रैश कोर्स में, याद आ रहा है?
सिर्फ हेड का पार्ट एंटर करता है, मान ली हेड एंटर, यस सर। तो बाकी सब बाहर जाता है। स्टेल का मेन रोल क्या है, तो उसको एक तक पहुंचाना, मूवमेंट प्रोवाइड करना। मिडिल पीस में एनर्जी होता है, स्पर्म को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो प्रोवाइड करता है मिडिल पीस। इसका नाम मिडिल पीस या नेक रीजन है, ठीक है। बॉडी में यहाँ जेनेटिक मटेरियल होता है, और हेड रीजन में क्या होता है, स्पर्म लाइसिन एक केमिकल है जो मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करता है। तो ये जो स्पर्म लाइसिन केमिकल है ना, उसको बनाने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए बोले कि अभी हम बस एक पॉइंट का हिंट दे लिया आपको, 12th में जब डिटेल पढ़ेंगे तब आप लोग जान जाएंगे। इट हेल्प्स इन स्टोरेज के बाद अगला पॉइंट लिखिए, it is present in the form of vesicles in spermatocyte। स्पर्म सेल के पहले का स्टेज है, आप लोग जानिएगा जब 12th में आइएगा तो। इतना लिख लिए, लिख लिए इतना? यस सर। हटाऊं? कौन गायब हुआ जी? यासीन, विभूति, सना, फरहान और साजन। वाइज में सिर्फ सना, विभूति, अफीफा थोड़ी सी निकल ली। अफीफा गायब है भी, आयशा, अंजलि, 5 3 8। शाइस्ता तो भी गाँव पे है, सौरभ का भी तो पता नहीं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स। कितने तरह का होता है ये? 2 तरह का। फर्स्ट इज SER। पहला का क्या नाम है? SER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और सेकेंड इज RER, इसको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। SER और RER समझ गए? अब देखो थोड़ा सा SER के बारे में और थोड़ा सा RER के बारे में लिखेंगे अभी हम लोग। पहला सब हेडिंग बनाओगे SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हो गया? लिखिए इसमें, वेल डेवलप्ड इन सेल्स, which are concerned with the synthesis of lipid, which ऐसे करता हूं, helps in synthesis of lipid, और steroid hormone। well developed in cells which helps in synthesis of lipid और steroid hormone। मतलब समझो, लिपिड या स्टेरॉइड। स्टेरॉइड वैसे हार्मोन, देखो हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम्स या हार्मोन्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर प्रोटीन इन नेचर। मोस्ट ऑफ देम आर क्या बोलो? प्रोटीन इन नेचर। प्रोटीन इन नेचर। सिर्फ 2 एंजाइम ऐसा है, जो न्यूक्लिक एसिड है या RNA है एक्चुअली, उसका नाम है राइबोन्यूक्लियेज और राइबोजाइम। 2, राइबोन्यूक्लियेज और राइबोजाइम। सिर्फ 2 ही ऐसा है जो RNA है, और सिंपल बोले तो नाइट्रोजन बेसिस से मिलकर बना है, बाकी सब प्रोटीन है। अगर हम बात करें हार्मोन का, तो 2 तरह का वहां होता है, एक प्रोटीनिशियस नेचर जो कि प्रोटीन से मिलकर बना होता है, या फिर लिपिड और कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बना होता है, उसको बोलते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। क्या बोलते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन।
स्टेरॉइड हार्मोन में से टेस्टिस से आता है टेस्टोस्टेरोन, ओवरी से एस्ट्रोजन। ये सर इसको डायग्राम से नहीं पता कर सकते सर। क्या 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 इसको सर थोड़ा डायग्राम में नहीं मिलेगा सर, थोड़ा समझ नहीं आ रहा किस चीज में? प्रोटीन और स्टेरॉइड हार्मोन में है। नहीं सर, ये मतलब कहाँ कहाँ ट्रांसफर होता है, जैसे आप अभी बता रहे थे। ट्रांसफर होता है, हम ये अभी बता नहीं रहे, बस सिंपल बस बोल रहे हैं। याद रखना ये सब चीज, अभी जो बोले ना वो भी पढ़ना है ह्यूमन फिजियोलॉजी के आखिरी चैप्टर में, ठीक है? तो वहां पढ़ेंगे डिटेल में, वहां एकदम अच्छे से पढ़ना है कि स्टेरॉइड हार्मोन क्या होता है, प्रोटीन हार्मोन क्या होता है। और जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर का जो सबसे आखिरी लेक्चर है एंजाइम, वहां आपको हम ये चीज लिखवाएंगे कि मैक्सिमम एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर व्हाइल ओनली 2 आर जेनेटिक मटेरियल, और इनमें से आरएनए जिसमें कि राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस भी होता है, तो वो वहां लिखेंगे। अभी जरूरत नहीं लिखने का, अभी का हमारा पार्ट नहीं है। अभी सिर्फ हम आपको इस लिपिड और स्टेरॉइड टर्म से इंट्रोडक्शन करा रहे थे, डिटेल आप जानेंगे, इसी साल जान लेंगे, सब इंतजार कीजिए, ठीक है? एग्जाम्पल लिख लो, एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल सेल, एड्रिनल कॉर्टिकल सेल, सब जानोगे, सब आपको पढ़ना है, ये सब हार्मोन पढ़ेंगे। उसके अलावा टेस्टिस, ओवरी, ये सब के जगह पे क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ही डेवलप्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन का डेवलपमेंट हो रहा होता है। पहला पॉइंट। दूसरा इसका पॉइंट, काम क्या रहता है? हार्मोन है, हमारे बॉडी का हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन या ओवरी का क्या काम है, खुद सोचो। नहीं, इससे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला काम कि लिपिड या स्टेरॉइड हार्मोन बना रहा। दूसरा काम, हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। कोई दवा, कभी आप मान लो फीवर नहीं, फिर भी फीवर का दवा गलती से खा ली, तो वो आपके बॉडी में टॉक्सिक बन जाएगा, जहरीला बन जाएगा, तो उसको न्यूट्रलाइज या नलिफाई करने का काम भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है? सर सच में टॉक्सिक बन जाता है? हाँ, तो यूं ही कुछ भी लोगे तो टॉक्सिक ही होगा ही। ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए तो इसमें मर दिक्कत होता जाएगा। है। क्या? इंसान मर जाएगा? हाँ, वो सारा तक भी हो जाता है बात, बिल्कुल। कुछ भी चीज, सर हम तो बहुत बार खाए, हमको तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो एक बार से थोड़ा टॉक्सिक होता है, और टॉक्सिसिटी होता है, ये बात सही है, बट उस टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हमारे बॉडी में ऑप्शन है। एक एक गोली मत खाओ, एक बार में 20 गोली खाओ, फिर देखो कोई नहीं बचाएगा। नॉन न्यूट्रलाइजेशन वर्क। ये ऐसी देख लो, डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, जो टॉक्सिफिकेशन हुआ बॉडी में उसको खत्म करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन। नेक्स्ट, आर ऑल्सो एसोसिएटेड, जैसे सुने होंगे बहुत सारी दवाई क्या होता है कि जैसे क्रोसिन, बदन दर्द कर रहा तब भी खा लो, सिर दर्द कर रहा तब भी खा लो, बुखार है तब भी खा लो, सब में चलता है। अब मान लो तुमको सिर्फ बुखार है और तुम क्रोसिन खा लो, तो बुखार को कम करने में तो क्रोसिन यूजफुल हुआ, बट बाकी चीज, बदन दर्द तो है ही, उसको ठीक कैसे करेगा? सिर दर्द तो है ही नहीं, तो ठीक कैसे करेगा? तो वहां केस में क्या होता है, वहां केस में यही होता है कि आपने जो टॉक्सिक मटेरियल जो बच गया, जो टॉक्सिक बना, उसको यही एसईआर न्यूट्रलाइज कर देता है सेलुलर लेवल पे। So these are also associated with muscle contraction. Muscle contraction, also associated with muscle contraction by release and uptake of calcium. By release and uptake of calcium ion. ठीक है? ठीक है ना? एसईआर के लिए सिर्फ इतना ही। अब डाली हेडिंग RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल कॉन्ट्रैक्शन से मतलब क्या सर, उसको चिपकने नहीं ये देता देखो, है? नहीं, ये देखो, हाँ तभी ऐसा है, इसको मोड़ लिए, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तभी ना, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से ही मूवमेंट होता है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में इसका रोल होता है। सर लास्ट में कैल्शियम लिखा है। हाँ, Ca2+, अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन, Ca2+।
आर सर, क्या? अभी आर के बारे में बताएंगे। हाँ, अब आरिया। चलिए इसको हटा रहा हूँ, अगला हेडिंग सब हेडिंग बनाइए आरिया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखिए। वेल डेवलप्ड इन सेल्स, या सीधा लिखो ना, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो जाहिर सा बात है जिस भी सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होगा वहां ये ज्यादा होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन देम। दे हैव राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन देम। अब दो बात यहां से ध्यान रखो। कितना बात? दो बात, जो कि हम ईआर के लिए एज अ होल बोल रहे हैं, नोट करके। पहला बात ईआर के लिए कि दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बहुत नजदीक होता है। दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। और दूसरा बात जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दे हेल्प इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। न्यूक्लियर NUCLEAR, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें मदद करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में। नेक्स्ट इज गोल्जी apparatus। ये भी हो गया, आर भी हो गया, फटाफट से लिख लीजिए। हो गया। नेक्स्ट लिखिए, डालिए हेडिंग गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus। देखिए इसके लिए पहला पॉइंट, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। इसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, कैमिलो गोल्गी। इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। दूसरा पॉइंट, इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ ER। It is closely associated with ER. It is closely associated with ER. It is closely associated with ER so as to process the protein formed by it. So as to process the protein formed by it. So as to process the protein formed by it. Processing. So as to process the protein formed by it. ठीक है। नेक्स्ट, in plant cells Golgi apparatus is called dictyosome. In plant cells Golgi apparatus is called
डिक्टोसोम्स, स्पेलिंग सर? डिक्टोसोम, DICTYO, DICTYOSOME, डिक्टोसोम। सर व्हाइट बोर्ड पे लिख दीजिए ना एक बार। एक सेकेंड, लिख देता हूं। कैमिलो गोल्गी, देखो जो जो हम बोले एक बार फिर से लिख रहे हैं। सबसे पहले ये कैमिलो गोल्गी डिस्कवर किए थे। दूसरा बात, एसोसिएटेड विथ ER, किस लिए भाई? टू प्रोसेस द प्रोटीन फॉर्म्ड बाय इट। और तीसरा बात हम लोग बोले थे कि इन प्लांट गोल्गी एपेटाइटिस इज कॉल्ड डिक्टोसोम। अभी ठीक है? यस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, it is also made up of sac-like cisternae. It is also made up of sac-like cisternae. It is also made up of sac-like cisternae. Also made up of sac-like cisternae. Which are not interconnected. Which are not interconnected. ठीक है? Sac-like cisternae which are not interconnected. Next point, in animal cells, प्लांट में डिक्टोसोम बोलते हैं, इनमें भी सैक लाइक सिस्टर्नी होता है जो कि इंटरकनेक्टेड नहीं होता है। सिस्टर्नी नॉट इंटरकनेक्टेड। जबकि एनिमल में बात करें तो इन एनिमल्स सिस्टर्नी आर इंटरकनेक्टेड। सिस्टर्नी आर इंटरकनेक्टेड। कोई दिक्कत यहां तक किसी को तो बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। नहीं, ठीक। अब देखो, इस गोल्गी एपेटाइटिस का दो फेज होता है, दो फेज। एक को बोलते हैं सिस फेज और दूसरे को बोलते हैं ट्रांस फेज। कौन कौन सा फेज? सिस फेज और ट्रांस फेज। देखो याद रखना, सिस फेज जो होता है ये कन्वेक्स होता है और फॉर्मिंग होता है। इसका और नाम है, एक कन्वेक्स फेज भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं, फॉर्मिंग फेज। अब बात करते हैं ट्रांस का। तो ट्रांस जो है ये कनकेव फेज है या मैच्योरिंग? कनकेव या मैच्योरिंग फेज। अब इसका मतलब समझाते हैं, उससे पहले हम चाहेंगे तुम याद रखो। याद रखना ट्रांस से, देखो ट्रांस, कनकेव और मैच्योरिंग तीनों में ए आ रहा है, जबकि यहाँ पे किसी में ए नहीं आया। इससे याद रखना, ए वर्ड को याद रखना। अभी देखो होता कैसे है, इतना मिटाएं, कम से कम ये तो मिटा ही सकते हैं। देखो ये रहा तुम्हारा न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरे हुए कौन है? आर्या। हाँ बिल्कुल, आर्या। अब इस RER से जो भी मान लो प्रोटीन बनकर निकला, यहां से जो भी प्रोटीन निकला, वो प्रोटीन एक गोल्जी एपरेटस नाम के ऑर्गेनेल में इंटर करता है। किसमें इंटर करता है? गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को अगर तुम देखोगे तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। अब देखो, यहां से जो प्रोटीन था वो प्रोटीन यहां आया, इधर इंटर किया, और जैसे जैसे नीचे जा रहा है ये पैक हो गया। मतलब ये जैसे देखो, ये समझ लो कि ये कोई दुकानदार है, ये सेलर है, और गोल्जी ऑपरेटर्स फ्लिपकार्ट या अमेजन है। जरा बताओ, तुम अगर मान लो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए एक नया आईफोन, तो क्या फ्लिपकार्ट तुम्हारे लिए आईफोन बनाकर तुमको भेजता है? क्या करता है फ्लिपकार्ट? फैक्ट्री से लेता है। चुपचाप सेलर से खरीदा, बोला भाई हमको अमेजन या हम फ्लिपकार्ट हैं और हमको एक आईफोन चाहिए, एक आईफोन लिया, खुद बस उसको पैक कर दिया और पैक करके भेज दिया। तो यहाँ से जो भी प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन को पैकिंग कौन करता है? ये गोल्जी अपैरेटस, और फिर उसको जहां भेजना होता है वहां भेज देता है। यही है गोल्जी अपैरेटस का काम। जिस फेज से ये प्रोटीन इंटर किया उसको बोले सिस फेज या कन्वेक्स फेज या फॉर्मिंग फेज, और जिस फेज से प्रोटीन पैक होकर निकल गया उसको बोलते हैं ट्रांस फेज, कनकेव फेज या मैच्योरिंग फेज। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है? यस सर। चलिए, अब इसका फंक्शन, लेकिन इसका फंक्शन के लिए हमको लगता है कि अगला सेशन में जुड़ना पड़ेगा। जुड़े या छोड़ दें? जुड़िए सर। जुड़िए